जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, ऐसे महानतम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय आनंद अम्बेडकर साहब की रहनुमाई में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। हम तो अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं और आप सब लोगों का भी बहुत गौरव है इस बात के लिए कि करोड़ों हिंदुस्तानियों को जिन्होंने जिंदगी बख्शी, मान सम्मान बख्शा, उनके सुपुत्र, उनके असली वारिस, उनके परिवार से साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है। मात्र 2 वर्षों के छोटे से दौरान, छोटे से समय में इंदु मील जैसी बहुत बड़ी जगह इस देश में गांधीवादियों से कहीं ज्यादा अम्बेडकरवादी रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। उसके बावजूद हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्मारक बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मात्र 2 वर्षों के संघर्ष के साथ, आंदोलन के साथ, पूरी ताकत के साथ इंदु मील को, सरकार को, केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि उन्होंने बाबा साहब के स्मारक के लिए देनी पड़ी। इसके लिए तहे दिल से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करते हैं। उनकी इस कामयाबी में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। जिस पार्टी का मात्र 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुआ हो, लाखों कार्यकर्ता महाराष्ट्र में उन्होंने बना डाले। कल यूपी में मुझे व्हाट्सएप दिखा रहे थे, बहुत सारे लोगों का फोन आया था, साथ में कुछ लोगों ने साथ में मिलने का टाइम लिया था, सिर्फ कोई इनॉग्रेशन नहीं था, कोई उद्घाटन नहीं था, कोई सभा नहीं थी। करीबन 40,000 लोगों ने वहां पहुंचकर पूरा लखनऊ जाम कर रखा था। इतना जबरदस्त उत्साह लोगों में था। सभी जानते हैं कि किस तरह अम्बेडकर वादियों का इस्तेमाल करके बहन मायावती 5 बार मुख्यमंत्री बन गई। एक गरीब की बेटी इस देश की शहजादी शहंशाह बन गई और गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ काम नहीं हुआ। लोग परेशान हैं, गरीब दलित पिछड़ा वर्ग के लोग परेशान हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब उन्हें पता चला कि साहब आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की मुझसे कि जी हमें तो साहब से हाथ मिलाने का भी मौका नहीं मिला, मिलने का भी मौका नहीं मिला। रात को 2 बजे भी मैं आपको फोन दिखा दूंगा कि लोगों के फोन आए। तो मैं वाकई में तहे दिल से उस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दिल्ली की तरफ से आपका जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। मुंबई में आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ने एक घर बनवाया और घर को नाम रखा था राजगृह। और वो राजगृह इसलिए बनवाया कि उनके पास जो हजारों किताबें थी, वो किताबों को रखने के लिए घर। और आनंदराव जी अम्बेडकर साहब वो घर में रहते हैं फिलहाल। कल सुबह आनंदराव जी अम्बेडकर साहब उस राजगृह से निकले और फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंचे। और लखनऊ में कल मैं तो यूँ समझता हूँ कि कल जो उन्होंने पहला कदम लखनऊ में रखा है, यूपी में रखा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो सिर्फ यूपी की राजनीति को नहीं तो देश की राजनीति को भी झिंझोड़ के रख देगा। और आप सबके साथ जो दिल्ली में हम लोग लखनऊ से मुंबई वो जाने वाले थे, मगर राकेश जी का एक कहना था, विनय पांडे साहब का भी एक बहुत ही आग्रह था, और इसलिए आनंदराव अम्बेडकर साहब लखनऊ से दिल्ली, लेकिन लखनऊ से मुंबई जा सकते थे, वाया दिल्ली आ गए। और दिल्ली में जो आपने उनकी यहाँ पे जो स्वागत किया है और उन पर जो आपने एक आपके प्रेम का वर्षाव किया है, मैं समझता हूँ कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर का असली वारस कौन है, ये आज दिल्ली वालों को मालूम हो चुका है। और ये लखनऊ में भी मालूम पड़ेगा, यूपी में भी मालूम पड़ेगा, पूरे देश में मालूम पड़ेगा। मैं सिर्फ 1-2 बार कहता हूँ। राकेश जी ने कहा कि दिल्ली में काम थोड़ा स्लो चल रहा है। कुछ थोड़े महीने पहले तो एक सरकार आई दिल्ली में, 70 में से 67 तो एक आदमी को मिल गए, सिर्फ 3 दूसरे को जो विपक्ष है अभी बीजेपी को मिले। आपका काम तो स्लो तो चल रहा है, लेकिन वो सरकार का काम तो चल ही नहीं रहा है।
और ऐसा हमने मुंबई में एक बार सुना था कि जो पत्र के लेटर के बाद आती है उसे तार कहते हैं, जो धक्का मार के चलती है उसे कार कहते हैं, और जो धक्का मार के भी नहीं चलती उसे सरकार कहते हैं। और इस दिल्ली की सरकार के बारे में हम लोग तो कांग्रेस को विरोध करने वाले आदमी हैं, हम लोग तो बीजेपी और आरएसएस के विरोध करने वाले आदमी हैं, मगर उनको दोनों को टालकर भी अगर दिल्ली के लोगों ने इतने बड़े भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी आप पार्टी को सत्ता में अगर बिठाया था, तो मैं तो यही कहता हूं कि नाचना नहीं आता है और कहते हैं आंगन टेढ़ा। बाबा साहब ने ये बात 60 साल पहले कही। बाबा साहब जब संविधान सभा में पहुंचे तो बाबा साहब ने, नेहरू जी थे, पटेल थे, मौलाना आजम कदम साहब थे और बाकी भी बहुत सारे लोग थे। बाबा साहब ने उस वक्त ये कहा कि इट इज इजी टू गिव पावर बट डिफिकल्ट टू गिव विजडम। सत्ता देना बहुत आसान है, दिल्ली के लोगों ने तो सत्ता दे दी, वन साइड गेम कर दिया, लेकिन सत्ता देना तो दिल्ली के लोगों के हाथ में था, मगर जो सत्ता में आके बैठे हैं उनको वो सत्ता चलाने की जो एक होशियारी चाहिए, जो विजडम चाहिए, वो उनके पास नहीं है। और मैं तो ये समझता हूं, और जब से मैं ये दिल्ली का एक पूरे देश में तो वो खबरें आती रहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस द चीफ मिनिस्टर और द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। बाबा साहब ने इस बात पे गौर तो संविधान सभा में किया था, और बाबा साहब ने कहा था कि अगर सरकार के जो अफसर होते हैं, खास करके आईएएस ऑफिसर्स, अगर उस ब्यूरोक्रेसी को ये राजनीति के लोगों से अच्छी तरह से रक्षण नहीं किया, संरक्षण नहीं दिया, तो आगे का आने वाला जो दिन है बहुत खतरनाक हो सकता है। और बाबा साहब ने उसका प्रावधान भारत के संविधान में ही किया है। और मुझे फिर ये जब दिल्ली का मैं मसला देखता हूँ प्रजापति जी, तो मुझे फिर बाबा साहब की याद आती है कि 60 साल पहले, 70 साल पहले उन्होंने ये देखा था कि 70 साल के बाद हो सकता है। इसलिए बाबा साहब ने तो बहुत आगे का सोच के रखा था। और बाबा साहब के जो पौत्र है, बाबा साहब के जो ग्रैंडसन है, मैं तो ये समझता हूँ कि आप आनंदराज जी अम्बेडकर के साथ में जुड़ गए तो समझो कि आप आने वाले दिनों में आप ही उभरने वाले लोग हैं। और अगर देर होती भी है, काम में भी देर होती है, कभी सच आदमी मिलने में भी देर होती है, लेकिन आनंदराज जी अम्बेडकर साहब को सुनने के लिए आप सब बेताब है। मैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब की एक बात आपसे सिर्फ कहता हूँ कि ये माना कि दिल जिसे चाहे बड़ी मुश्किल से मिलता है, मगर जो ठोकरें खाए वही मंजिल से मिलता है। आनंदराज अम्बेडकर साहब के रास्ते से अगर जाएंगे और बाबा साहब के अगर रास्ते से हम लोग जाएंगे तो दिल्ली से होकर मुंबई नहीं, पूरे देश में और पूरे दुनिया में हम लोग के ही दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन तब आएंगे जब बाबा साहब के कारवां को हम लोग आगे लेके जाएंगे। उस कारवां को आगे लेने जाने वाले आप लोग हैं। यहाँ पे हमारी सब बहनें आई हुई है, बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, यंगस्टर्स आए हुए हैं, और यहाँ पे दो चीजें आपने तो करके दिखाई। एक तो मेंबरशिप का ड्राइव किया और ऐसे आदमी को मेंबर बनाया कि होगा इसके बाद में भी एक से बढ़कर एक मेंबर आनंदराज जी अम्बेडकर साहब की पार्टी में आने वाले हैं। और दूसरी बात जो आपने की कि जैसे हमने देखा 1 साल पहले कि मीडिया की तो ताकत है, मगर आजकल तो लोग ऐसे कहते हैं कि मीडिया से बढ़कर भी सोशल मीडिया की ताकत है। और वो जो सोशल मीडिया है कि वो मीडिया को लाकर भी आगे जाने की ताकत रखता है। वो सोशल मीडिया की शुरुआत आपने ये जो वेबसाइट का उद्घाटन यहाँ पर किया, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और फिर से आप सबको आनंदराज अम्बेडकर साहब के साथ एकजुट होकर काम करने के लिए एक दरखास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम। पहले शोषित तेरी जात सब जान कर भी अब तू करता है मानतानी। आबाद पहले शोषित तेरी जात जिंदगानी सब जान कर भी अब तू करता है मानतानी। आबाद पहले शोषित पशुओं का
जमींदार मेरे संग में करता था मनमानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले शोषित। अब साथियों, इस नारी पर बाबा साहब का चाहे वो किसी भी धर्म समाज की नारी हो, भारत की हर नारी पर बाबा साहब का एहसान है। साथियों, नहीं खतन पर फिरता था तू चराया, भूखा रहा हमेशा, कभी पेट भर न खाया। नहीं खतन पर फिरता था तू चराया, भूखा रहा हमेशा, कभी पेट भर न खाया। पीने को ना किसी ने तुझको दिया था पानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले शोषित। और ठीक तालाब का पानी जानवर पी सकते थे, लेकिन कुछ चंद इंसान जो यहाँ के मूल निवासी थे वो नहीं पी सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने सब कुछ पलट दिया। पशुओं के जैसा जीवन इस देश में अकेला, जीवन भर रात काली, कभी आया ना सवेरा। पशुओं के जैसा जीवन इस देश में अकेला, जीवन भर रात काली, कभी आया ना सवेरा। आज बात मौज मस्ती भूला तू सब कहानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले शोषित तेरी क्या थी जिंदगानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले शोषित। बुलाया जितेंद्र जी ने, और आप सभी लोग बहुत सुनते रहते हैं। तमन्ना मेरी बहुत हिट चलता है, जो देश और देश के बाहर बड़ी हिट रही। मैं मुबारकबाद देता हूँ इसको, रिपब्लिकन सेना आप लोगों ने बनाई है। मैं भी चाहता हूँ, मुझे देश के कई कोने में बसपा के विरोध में लिखने और पढ़ने के लिए कहा जाता है, माना जाता है कि मैं उनके विरोध में बोलता हूँ कई बार। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे। मेरा अपना एक स्लोगन होता है, भैया इसको थोड़ा सा ठीक कर दे। मेरा अपना एक मानना होता है कि ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे। ऐसा इसलिए है कि अगर हम लड़ सकते हैं, मनुवादी ताकतों से लड़ सकते हैं, तो फिलहाल हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है और बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे रिपब्लिकन सेना साहब के नेतृत्व में बनी है, तो हम भी उत्तर भारत के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हम लोग बाबा साहब को, मैं महाराष्ट्र में प्रोग्राम के लिए जाता हूं तो लोग कहते हैं सर कि महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब को धार्मिक रूप से अपनाया, लेकिन उत्तर भारत के लोगों ने राजनीतिक रूप से अपनाया। इसलिए शायद महाराष्ट्र में 76 लाख बुद्धिस्ट हो गए और उत्तर प्रदेश के लोग 5 बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। शायद हम लोगों में ये एक बात रही। लेकिन मैं इस बात को इसलिए ज्यादा पानी नहीं देता कि राजनीति क्वालिटी होना एक अलग मैटर है और धार्मिक क्वालिटी होना एक अलग मैटर है। हम लोग धार्मिक रहे, हम लोग राजनीतिक रहे, लेकिन उससे पहले अम्बेडकरवादी रहे। बसपा से हमारा कभी कोई विरोध नहीं रहा। हम बसपा से सिर्फ एक बात कहते हैं कि बसपा एक मिशन था, मिशन रहती तो दिल में रहती, लेकिन मिशन नहीं रहा तो लोगों के दिल से उतर गई। बसपा 204 से 80 पे गई, उसके लिए ये नहीं कि बसपा के लिए आज हमारे मन में कोई पीड़ा है, क्योंकि मिशन साहब का था, उसका ब्राह्मणीकरण हुआ और ब्राह्मणीकरण होने के बाद में क्या हुआ वो उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा साहब है कि अभी ये टोपी सब लोगों ने लगा रखी है, हालांकि मैं माफी चाहता हूँ टोपी वाले लोगों से, बड़ी मतलब यूथ दिल्ली में खासतौर से कि ये टोपी वाले ही थे जिन्होंने जंतर मंतर पर बैठ करके हमारे लोगों का पागल बनाया, इसलिए थोड़ा सा डर लगने लगा है। अभी दिल्ली का चुनाव था तो मैंने एक शेर कहा था, बड़ा हिट था कि भीम के दीवाने देखो भीम भूल गए, कि भीम के दीवाने अम्बेडकर साहब के भीम के दीवाने देखो भीम भूल गए और कम वक्तों ने झाड़ू किया थामी जय भीम भूल गए। ये हमारे अपने लोग थे कि जिन्होंने कम से कम वहां चले गए, बाबा साहब के मिशन को नहीं समझा,
नहीं पढ़ा, तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक दो मुक्तक पढ़ देता हूँ, आया हूँ यहाँ पे, कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, अगर मैं तो कहता हूँ अपने काव्य में कि अगर हम चमड़े के जूते बना करके भी बाबा साहब को पहनाएं तो शायद हम उनका रण नहीं पा सके। लेकिन कहीं ना कुछ कमी जरूर रही कि हम बाबा साहब को सही तरीके से नहीं अपना पाए। बाबा साहब को मानते तो सब हैं, लेकिन जानते नहीं है हम लोग, और जिस दिन जानने की क्वालिटी कर देंगे उस दिन हमारा ब्राह्मणीकरण होना बंद हो जाएगा। ये मेरा दावा है, ऐसा मेरा अपना मानना है। हमारा झगड़ा इस देश के अंदर मनुवाद से है, हमारा झगड़ा इस देश के अंदर मनुवादियों से है, ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है। अगर ब्राह्मण बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानता है तो वो हमारा अपना है, और मेरा सगा भाई अगर ब्राह्मणीवाद का सपोर्ट करता तो वो मेरा अपना नहीं है, हमारा अपना ऐसा मानना है। एक तो मुक्तक मैं आपको दूंगा कि बाबा साहब के पुत्र थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो साहब, जब आपके चाचा जी लगे शायद आपके, जब उनकी मृत्यु हुई तो बाबा साहब के भाई थे आनंद, उन्होंने आकर के कहा बाबा साहब को कि भीमा तू कहाँ जा रहा है, तेरे बेटे की मृत्यु हो गई। तो बाबा साहब को गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं एक बेटे के लिए इस देश के करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता, इसका दाह संस्कार तुम कर देना, और मैं जाकर के लंदन इस देश के और जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूं। तो वहां से एक दो लाइन निकल करके आती है और मैं सोचता हूं कि वो आपको सुनाता हूं कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। बाबा साहब के जीवन का बड़ा अनमोल फसाना है कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। बाबा साहब ने कहा था रोते हुए अपने PA नानाचंद्र रत्तू से कि रत्तू, इस कारवां को यहाँ तक मैं बड़े कष्ट और मुसीबतों से लाया हूँ, अगर इसको मेरे चाहने वाले आगे ना ले जा सके तो यही छोड़ दें, कम से कम पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम लोग उसको आगे तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन पीछे जरूर ले जाएंगे साहब। बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है। आपने राजनीतिक संगठन बनाया, लेकिन मेरी अपनी एक इच्छा है कि हम एक ऐसा संगठन बनाए जो राजनीति करने वालों पर नजर रखें कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक ऐसा संगठन और बनाओ आप लोग कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, इसे जाने ना तो पीछे इसे आगे ले जाना है, इसे जाने ना तो पीछे इसे आगे ले जाना है। और एक मुक्त पढ़ता हूं कि जो सबसे ज्यादा एक बात है कि जब देश आजाद हुआ उससे पहले इसे भाई ने बताया अभी कि सैकड़ों टुकड़ों में बटा था, तो उस समय स्थिति क्या रही होगी वो एक चीज देता हूं मैं आपको कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया। ये बाबा साहब की कलम से हुआ कि आज यहाँ का एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हुआ, नकली झाड़ू वाला वास्तव में मुख्यमंत्री हो गया, नकली झाड़ू वालों को पागल बना के। ये बाबा साहब की कलम की मेहरबानी है। अन्यथा चाय वाले चाय बेच रहे होते, प्रधानमंत्री नहीं बनते। प्रधानमंत्री तो महाराणा प्रताप के वंशज बनते। इसलिए क्या है कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया, और नहीं जन्मेंगे अब राजा यहाँ रानी की कोख से, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मालाल हो गया, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मालाल हो गया। एक लाइन और पढ़ता हूं जो मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ लाइनें हैं। बाबा साहब का स्पेशल आशीर्वाद मेरे हिस्से में रहा, कि शायद बाबा साहब का स्पेशल आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि ये लाइन लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। देश के अंदर लाखों कवि हैं, शायद वो नहीं वहां तक पहुंच पाए, और यही वो लाइनें रही जो कनाडा के लोग कहते हैं कि राहुल जी की ये लाइन हमारे यहाँ की सुबह शाम होती है। तो मैं वो लाइन स्पेशल, ये लाइन कभी लिखी गई थी, लेकिन बाबा साहब के वंशज यहाँ बैठे तो मुझे उनके बेटे हमें ये वंशज है, मैं तो यही कहता हूँ। तो मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो लाइन है मैं उसकी थोड़ी सी पीछे बता देता हूँ कि एक बार मैं कवि सम्मेलन के लिए साहब रीवा गया, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, लोकसभा क्षेत्र है। तो जब मैं वहां से वापस हो रहा था तो हमारे बहुत सारे साथी थे मेरे साथ में, वो मुझसे कहने लगे राहुल जी ऐसी बाबा साहब के लिए आप लोगों ने इतना सब कुछ किया, बाबा साहब की इस देश के अंदर सबसे ज्यादा स्टेचू है, कॉलेज है, रोड है, यूनिवर्सिटी है, और क्या तुम लोग चाहते हो और क्या तमन्ना तुम लोगों की है।
तो मैंने जवाब में लिखने की कोशिश की, और अगर जवाब ठीक हो तो कम से कम आज ये उत्तर भारत में लेके जाए कि बाबा साहब के दीवाने उत्तर भारत में भी रहते, इतनी तालियां जरूर बजा देना। मैं लाखों के बीच में कविताएं पढ़ता हूँ, लेकिन आज वो लाख मुझे इसलिए दिखाई नहीं दे रहे कि पीछे बाबा साहब के फोटो बैठे मेरे देशों बात कर कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये वो लाइन है जो देश के अंदर 14 लाख लगभग फोनों की कॉलर ट्यून बनी। आप इन लाइनों की महत्व को समझ सकते हैं कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। ये हम सब अम्बेडकर वालियों की तमन्ना है कि ऐसा होना चाहिए। 72 रुपए की नौकरी में फेल होने वाले महात्मा गांधी 1000 के नोट तक का सफर कैसे मनुवादी लोग कर गए, ये आउट होने चाहिए। और हमारे बाबा साहब कम से कम नोट भारतीय करेंसी पे होने चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं ना, वो चुचकार के साथ अपनी जेब में रखेंगे, अपनी अपनी तिजोरियों में रखेंगे, और कम वक्त दिवाली के दिन तो पूजा भी करेंगे, थाली में रखेंगे। इसलिए कहता हूं कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा। अरे दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है। दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है। तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। नहीं सर, बताइए आज रिपब्लिक सेना अपने चरमसीमा पर है और अम्बेडकर जी की जो आवाज़ है वो बुलंद कर रही है। दिल्ली में आपको कैसा लगता है कि ये आवाज़ जन जन तक पहुँचे? देखिए, दिल्ली में तो 6 महीने पहले हम लोग ने रिपब्लिक सेना निकाली है और हमारे राकेश प्रजापति है जो दिल्ली के प्रमुख है और वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हमारी समाज सदस्यता मुहिम आज से चालू हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कम से कम दिल्ली में 1 लाख सदस्यता का अभियान चलाएंगे। और मैं अभी यहाँ दिल्ली के पहले लखनऊ जाके आया हूँ। लखनऊ में भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत अच्छी तरह लोगों का रिस्पांस है और काफ़ी लोग जुड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी आप 2 साल के बाद एक बड़ा भूकंप महसूस करेंगे पॉलिटिकल, कि जिस तरीके से हमें लोग मिले, लोगों से बातचीत होगी, लोगों को एक तो सपा नहीं तो बीएसपी ऐसा जो एक वहाँ का है, तो उनको एक दूसरा कोई विकल्प, नया कोई विकल्प चाहिए और हम विकल्प उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं और उससे हम लोग ने कोशिश की है। वहाँ भी सारे बुजुर्ग लोग और गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हैं और काफ़ी जो MLA MP जो होके गए और मंत्री रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का बहुत अच्छी तरह उनके मन में उमंग है और मुझे पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी को, अम्बेडकर जी को अपने रोल मानती हैं और अम्बेडकर जी के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ पाया, लेकिन क्या कहना चाहते हैं कि आप वो कामयाबी उनको नहीं मिली या वो सही से, या उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है अम्बेडकर जी का नाम? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो सभी लोग लेते हैं, ऐसी एक भी पार्टी नहीं है इस देश जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लेती। वो बाबा साहब अम्बेडकर के कामों पे, बाबा साहब अम्बेडकर विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टियाँ बहुत थोड़ी है और सत्ता के पहले नाम लेना, सत्ता के बाद आने के बाद और में भरकट जाना तो एक अलग बात है। और इसी वजह से हम लोग रिपब्लिक सेना उत्तर प्रदेश से लेके ये दिल्ली और बाकी सब जो उत्तराखंड है और बाकी सभी बिहार है, वो सभी जगह। मायावती के संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या कहा उन्होंने, क्यों क्या इस्तेमाल किया उन्होंने फिर अम्बेडकर का, या वो सही दिशा में नहीं जा पाई, क्या? देखो, मैं किसी पर्सनल किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का नाम सभी लोग यूज़ करते हैं, बाबा साहब के विचारधारों पे नहीं चलते। बाबा साहब को लोगों, बाबा साहब के प्रति लोगों में जो भावना है, उस भावना को लोग एक उनके मन में बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा है उसका यूज़ किया जाता है और उस यूज़ से लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता। बाबा साहब ने गरीब के बारे में जो
बताया गया कि इस देश में गरीब के मसीहा होना चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो ऐसे होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अभी आज जो सरकार चल रही है वो सब पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, उद्योगपति की सरकार चल रही है। और सच्ची ढंग से तो इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने कहा था कि हर नॉर्स में सत्ता संपत्ति से दूर होने वाले जो लोग हैं उनकी वास्तव में सत्ता आनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है। केंद्र सरकार अपना 1 साल की उपलब्धियां बता रही है, मोदी सरकार की उपलब्धियों पर आपका क्या कहना है? क्या हम अच्छे दिन देख रहे हैं? मैं इतना जरूर कहूँगा कि मोदी साहब के अच्छे दिन आ गए और पूंजीपति के अच्छे दिन आ गए और जनरल पब्लिक के अच्छे दिन आए, ऐसा कहना मुश्किल है। अम्बेडकर साहब कानून के बड़े ज्ञाता रहे, कानून का स्थापना की उन्होंने। आज जो दिल्ली में क्राइसिस चल रहा है उस कानून के पीछे क्या लड़ाई है उस कानून की? देखो या नासमझ है या जानकारी कुछ ज़्यादा है? नहीं, देखो क्या होता है, ज़्यादा जानकारी भी नहीं, ना समझ भी नहीं। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो घटना को प्रतिविरोध करने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं और वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि इस घटना में कुछ त्रुटियाँ। सही मायने में बाबा साहब ने बताया था कि ये लोकशाही का मंदिर, जो राज्य घटना है लोकशाही का मंदिर है और ये मंदिर के पुजारी भी जो राज्य करता है वो कैसे ये मंदिर चलाएंगे उसके ऊपर इस देश की जनता का आगे का निर्भर होगा। आज दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ता है कि आज इस मंदिर के जो पुजारी बने हैं वो उस लायक नहीं है। एक सवाल है कि जो अभी आपने 2 इलेक्शन देखे, केंद्र का इलेक्शन देखा, दिल्ली का इलेक्शन देखा, तो दलित वोटों का अत्याचार बहुत हो रहा है यूपी में, कैसे दलितों को एक साथ एक करें? क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है? क्योंकि एक टाइम पे माना जाता था, एक समय पे दलित सिर्फ मायावती के साथ जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक भी सीट नहीं आई और दलितों का जो पलायन बीजेपी में हुआ, तो इसे अब क्या कहेंगे कि अब क्या दलित वाकई में ये छोड़ चुके कि ब्राह्मणवाद या कुछ और होता है, वो अब इस चीज़ से ऊपर उठ गए हैं और वो बीजेपी को भी वोट देना चाहते हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी को भी वोट देना चाहते हैं? तो क्या बदलाव इसके बारे में? नहीं, ये दोनों इलेक्शन में मैंने एक देखा कि आप किस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट करते हो। मैं उसमें सोशल मीडिया आया, ये आपका पत्रकारिता आई, टीवी माध्यम आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे कहते हैं, ये मीडिया आप कैसे मैनेज किया जाता है वो अच्छी तरह इस इलेक्शन में देखा गया है कि आप पूंजीपतियों से पैसा ले लो और पूरा पैसा मीडिया को मैनेज करने में लगा दो और लोग घर पे बैठे बैठे, आजकल कोई तो मीटिंग में आता नहीं तो घर में बैठे बैठे टीवी पे रेडियो पे आप अपनी राय बनाते हैं, फिर वो राय सही है गलत है वो बाद में आपको पता चलता है। आज इसी की वजह से हम देखते हैं कि पहले 120-130 रुपये डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल था, तभी भी 70 रुपये पेट्रोल का रेट था और आज 60-70 रुपये डॉलर पर बैरल वहाँ क्रूड ऑयल का रेट आया तो भी उससे कम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जो इंडस्ट्री है, जो रिफाइनरी हमारे बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, उनको फ़ायदा होने के लिए इस देश में जो आज की सरकार है कोशिश करना चाहती है और ये इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की एक सरकार है और ये सरकार जिन्होंने उनको लाई है उनके अच्छे दिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक मेरा सवाल रहा है, एक ही मत के लोग आपस में मतभेद हो गए, इसमें मतभेद पैदा करने का क्या कारण है? देखो, मतभेद पैदा करने के लिए भी विरोधी पक्ष जो होता है वो आपस में, हमने देखा है कि भारतवर्ष में हजारों साल का इतिहास हुआ कि एक पूरा भारतवर्ष एक था, मगर आपस में लड़ा के उसको गुलाम किया गया। उसी तरीके से इस देश के जो अभी राजनेता वो भी ये बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को आपस में लड़ा के उनको अलग अलग करके अपने स्वार्थ की पॉलिटिकल न्यू रखते हैं। पहले तो 6 महीने पहले आए राकेश जी से रिपब्लिसिना की नींव यहाँ दिल्ली में डाली, काफी अच्छा उन्होंने प्रोग्राम दिया। उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश में जाके आए, उत्तर प्रदेश में भी काफी लोगों में उत्साह है, कुछ नया विकल्प वो चाहते हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी और कांग्रेस उतनी ताकतवर नहीं है, सपा और बसपा है और दोनों को लोगों ने परखा है और लोगों को आज कुछ नया विकल्प चाहिए और वो विकल्प हम देना चाहते हैं और इसीलिए
2 साल अभी तक इलेक्शन में है यूपी के, और इस 2 साल में मैं आप सभी को गुजारिश करूँ कि दिल्ली वाले बहुत सारे यूपी से संबंध रखते हैं कि आपके भी जितने भी रिश्तेदार हो, आपके जितने भी संबंधी हो, मित्र परिवार, उन्हें वहाँ रिपुलिस सेना का काम करने के लिए, और वहाँ ओपी शास्त्री नाम के हमारे बुजुर्ग नेता है जिन्होंने 60-70 साल अपने जीवन के ये पॉलिटिक्स में डाले, बहुत तजुर्बेदार है, काफी उम्मीद रखते हैं, और उनसे मिलके वहाँ रिपुलिस सेना की एक नया अच्छा सा एक रिपुलिस सेना का संगठन हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। और जल्दी ही ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके जिला प्रेसिडेंट से लेके ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं। मैं राकेश जी से भी यही कहूँगा, यहाँ भी दिल्ली में हमें छोटे छोटे जो इलेक्शन के अपने कॉर्पोरेशन के जो अपने वार्ड है, वार्ड से लेके पूरे दिल्ली तक अपनी पहले ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो काम करना बहुत सरल होता है, बहुत इजी होता है, और इसीलिए आप अभी तो सदस्यता अभियान आपने चालू किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सदस्यता अभियान को आप जोर से और काफी ताकत से यहाँ लगाएंगे और काफी लोगों को यहाँ अपना मेंबर बनाएंगे। आप सभी लोग यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम तो लेते हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर का जो काम है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, कि जिस विचारधारा में बाबा साहब ने कहा कि इस देश में जो सत्ता संपत्ति से अभी तक जो वंचित लोग हैं, उनको सही मायने में इस देश की सत्ता संपत्ति में हकदार होना चाहिए, वो मिलनी चाहिए। और हमारी कोशिश वही है कि रिपुलिस सेना इस लोगों के लिए काम किया है। उसमें जाति धर्म के बदले आज की हम देख रहे हैं कि देश में राजनीति जो की जा रही है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे की जा रही है, उसके हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। इससे अलावा इस देश में और भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। अभी देखो जो भूमि अधिग्रहण का जो कायदा आ रहा है, इससे इस देश का जो हमारा खेती करने वाला वर्ग है, उसकी कभी भी खेती सरकार ले सकती है। उद्योगपति को निकाल के, उसके हाथ से वो खेती निकाल के उद्योगपति दे सकती है। ऐसे काले कानून यहाँ लाने की कोशिश इस देश में हो रही है। तो ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ा सा लोगों का माहौल इस देश में जो गरीब तबके का लोग है, उनके लिए अच्छा सा माहौल निर्माण करने का रिपुलिस सेना का कोशिश है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस कोशिश को एक रंग भरे, वो एक इस देश में एक नई सोच हम लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा आप सभी को विनती करता हूँ। आप सब ने इतने गर्मी में, इतने धूप में यहाँ आज इकट्ठा होकर मेरा जो स्वागत किया, उसके लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ।